फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि अगर मैं तुमसे कुछ करने को कहूं तो क्या तुम करोगे। अब यहाँ पर इसने कहा है अगर। अगर वाला सेंटेंस कौन सा होता है? कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम इफ का यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि कंडीशनल अलग अलग होते हैं, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड का यूज करके इस सेंटेंस को बनाएंगे। हम इसे दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि सेकंड कंडीशनल कौन सा है, जिसमें हम वुड का यूज करते हैं और इफ वाले पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे कि यहाँ पर हुआ है इफ आई आस्क्ड यू टू डू समथिंग। अगर मैं तुमसे कुछ करने को कहूं, इफ आई आस्क्ड यू टू डू समथिंग वुड यू डू इट, तो क्या तुम इसे करोगे। इफ आई आस्क्ड यू टू डू समथिंग वुड यू डू इट। अगर मैं तुमसे कुछ करने को कहूं तो क्या तुम करोगे। अब इसी को ही हम फर्स्ट कंडीशनल का यूज करके बना सकते हैं, विल का यूज करके। विल यू डू समथिंग इफ आई आस्क यू टू डू। विल यू डू समथिंग इफ आई आस्क यू टू डू। तो ये इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे और इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनेट का, जैसे कि यहाँ पर हुआ है इफ आई आस्क यू टू डू विल यू डू समथिंग। क्या तुम कुछ करोगे अगर मैं तुमसे कुछ करने को कहूं। अगर मैं कहूं कि ये सब मेरी गलती थी तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे। अब ये कह रही है कि इफ आई सेड इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। अब इट वॉज यानी पास्ट आ गया तो सेकंड कंडीशन बन गया। यहाँ पर कह रही है कि इफ आई सेड अगर मैं कहूं इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, ये सब मेरी गलती थी, वुड यू बिलीव मी। वुड यू बिलीव मी सेकंड कंडीशनल है तो वुड का तो यूज होना ही होना है यहाँ पर। इफ आई सेड इट वॉज ऑल माई फॉल्ट वुड यू बिलीव मी। अगर मैं कहूं कि ये सब मेरी गलती तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे। तुम्हें ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन यही सच है। कह रही कि यू मे फाइंड इट स्ट्रेंज टू हेयर। यू मे फाइंड इट स्ट्रेंज टू हेयर। ये सुनने में तुम्हें अजीब लग सकता है बट दिस इज द ट्रूथ। लेकिन सच यही है। यू मे फाइंड इट स्ट्रेंज टू हेयर बट दिस इज द ट्रूथ। ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन सच यही है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हालांकि ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन सच यही है। ऑल्दो इट माइट साउंड स्ट्रेंज दिस इज द ट्रूथ। ऑल्दो इट माइट साउंड स्ट्रेंज दिस इज द ट्रूथ। तुम्हारे इस हाल की जिम्मेदार मैं हूं। किसी की नौकरी चली गई तो काफी दुखी है, तो कह रही है कि तुम्हारे इस हाल की जिम्मेदार मैं हूं, यानी मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। आई एम अकाउंटेबल फॉर व्हाट्स हैपन टू यू लेटली। आई एम अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार हूँ। यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम कहेंगे आई एम अकाउंटेबल फॉर व्हाट हैज हैपन टू यू लेटली, यानी तुम्हारे साथ जो हाल ही में हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। या हम अकाउंटेबल की जगह ऐसे बोल सकते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करंट सिचुएशन। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करंट सिचुएशन। तो दोनों ही एक ही मीनिंग को, यहाँ पर दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर ही कहना चाह रही है कि जो तुम्हारा हाल हुआ है, तुम्हारी जो नौकरी चली गई ना, वो मेरी वजह से गई है। तुम्हारी करंट सिचुएशन की जिम्मेदार मैं हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करंट सिचुएशन। या हम ऐसे बोलेंगे आई एम अकाउंटेबल फॉर व्हाट हैज हैपन टू यू लेटली। तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से गई। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स माई फॉल्ट दैट यू लॉस्ट योर जॉब। इट्स माई फॉल्ट दैट यू लॉस्ट योर जॉब, यानी तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से गई। इट्स माई फॉल्ट दैट यू लॉस्ट योर जॉब। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इट वॉज मी हु परवोक्ड द बॉस अगेंस्ट यू। कह रही कि मैंने ही बॉस को तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। इट वॉज मी हु परवोक्ड, परवोक करना है नहीं भड़काना, तो बता रही कि इट वॉज मी who provoked the boss against you। मैंने ही बॉस को तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। It was me who provoked the boss against you। या ऐसा कह सकते हैं कि I was the one who instigated the boss against you। Instigated का मतलब भड़काने होता है। I was the one who instigated the boss against you, यानी मैंने ही बॉस को तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। वो मैं ही थी जिसने मैनेजर से तुम्हारी शिकायत की थी। इट वॉज मी हु हैड कंप्लेंट टू द मैनेजर अबाउट यू। इट वॉज मी हु हैड कंप्लेंट टू द मैनेजर अबाउट यू। कह रही है कि वो मैं ही थी जिसने मैनेजर से तुम्हारी शिकायत की थी। इट वॉज मी हु हैड कंप्लेंट टू द मैनेजर अबाउट यू। मुझे लगा था ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी लेकिन मैं गलत थी। तो यहाँ पर ये किसी बात का बदला लेना चाह रही थी, इसलिए इसने इसकी नौकरी को खतरे में डाल दिया। कह रही है कि मुझे लगा था ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी लेकिन मैं गलत थी। आई थॉट डूइंग दैट वुड मेक मी हैप्पी बट आई वॉज रॉन्ग।
कह रही कि आई थॉट डूइंग दैट, मुझे लगा था ऐसा करके वुड मेक मी हैप्पी, ऐसा करना मुझे खुश कर देगा, ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी। आई थॉट डूइंग दैट वुड मेक मी हैप्पी बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत थी। बट आई वॉज रॉन्ग की जगह हम ऐसे बोल सकते हैं बट आई वॉज मिस्टेकन, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। आई थॉट आई वुड बी हैप्पी बाय डूइंग दैट, कह रही कि मुझे लगा था ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी। आई थॉट आई वुड बी हैप्पी डूइंग दैट, देखो वुड का यूज यहाँ होना है क्योंकि यह बात पास्ट में चल रही है। जब भी बात पास्ट में चलती है तो हम विल का यूज नहीं करते, वुड का ही करते हैं। आई थॉट आई वुड बी हैप्पी बाय डूइंग दैट, मुझे लगा था ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी। आई थॉट आई वुड बी हैप्पी बाय डूइंग दैट बट आई वॉज मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत थी। बट आई वॉज मिस्टेकन या बट आई वॉज रॉन्ग, बट आई वॉज रॉन्ग लेकिन मैं गलत थी, बट आई वॉज मिस्टेकन लेकिन मैं गलत थी। ऐसा करके मैं खुश रहने की बजाय दुखी रहने लगी। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी आई स्टार्टेड फीलिंग सैड बाय डूइंग दैट। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी यानी खुश रहने की बजाय आई स्टार्टेड फीलिंग सैड, मुझे बुरा लगने लगा बाय डूइंग दैट, ऐसा करके कहना चाह रही कि ऐसा करके मैं खुश रहने की बजाय दुखी रहने लगी। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी आई स्टार्टेड फीलिंग सैड बाय डूइंग दैट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई बिगेन टू फील अनहैप्पी rather than staying happy by doing that. I began to feel unhappy, मुझे बुरा लगने लगा rather than staying happy, खुश रहने की बजाय by doing that, ऐसा करके यानी ऐसा करके खुश रहने की बजाय मुझे बुरा लगने लगा, मैं अनहैप्पी रहने लगी। I began to feel unhappy rather than staying happy by doing that. किसी के साथ बुरा करके हम कभी खुश नहीं रह सकते। इंग्लिश में बोलेंगे वी कैन नेवर बी हैप्पी बाय डूइंग रॉन्ग टू समवन। देखो इस तरीके का सेंटेंस तो हम वैसे भी बहुत यूज करते हैं, ये आमतौर पर हम बोल देते हैं किसी के साथ बुरा करके, किसी का बुरा करके हम खुद कभी खुश नहीं रह सकते। इंग्लिश में हम बोलेंगे वी कैन नेवर बी हैप्पी बाय डूइंग रॉन्ग टू समवन। वी कैन नेवर बी हैप्पी बाय डूइंग रॉन्ग टू समवन, किसी के साथ बुरा करके हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसी सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से हम बोल सकते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड हैप्पीनेस बाय हर्टिंग अदर्स। इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, टू फाइंड हैप्पीनेस, खुश होना, खुशी पाना, बाय हर्टिंग अदर्स, दूसरों को हर्ट कर कर, उन्हें नुकसान पहुंचाकर खुश रहना नामुमकिन है। कहना चाह रहे हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड हैप्पीनेस बाय हर्टिंग अदर्स, दूसरों को हर्ट कर कर ये नामुमकिन है कि तुम खुश रह पाओगे। मुझे टॉम के लिए बुरा सा लग रहा है, यहाँ पर टॉम के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो किसी इंटरव्यू में गया था नौकरी के लिए लेकिन उसे वो नौकरी नहीं मिली। तो यहाँ पर इससे कह रही कि मुझे टॉम के लिए बुरा सा लग रहा है। जब किसी के साथ ऐसा होता है तो हमें उसके लिए बुरा सा महसूस होता है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फील काइंड ऑफ यानी बुरा सा। आई फील काइंड ऑफ बैड फॉर टॉम। आई फील काइंड ऑफ बैड फॉर टॉम, मुझे टॉम के लिए बुरा सा लग रहा है। आई फील काइंड ऑफ बैड फॉर टॉम। He didn't get the job he interviewed for. He didn't get the job he interviewed for, यानी जिस नौकरी के लिए उसने इंटरव्यू दिया ना उसे वो नौकरी नहीं मिली। He didn't get the job he interviewed for, इसलिए कह रही है कि I feel kind of bad for Tom, मुझे टॉम के लिए बुरा सा लग रहा है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप इस तरीके और भी वीडियोस देखना चाहते हो फ्यूचर में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज यहाँ रेगुलर देखने को मिलती रहती हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।